किसान, बदलते भारत की शान। लहलहाती फसल, भरे पूरे खेत खलिहान, हर किसान का बस यही अरमान। लेकिन प्रकृति पर किसका जोर? कभी बारिश, कभी बिजली, कभी ओला, कभी सूखा, तो कभी कीट पतंग का प्रकोप कर दे नुकसान कमर तोड़। भैया खेती में तो जोखम रहता ही है, अब क्या करें? अब प्रकृति का कोनो उपाय है का? प्रकृति का तो नहीं, मगर नुकसान का उपाय है। अच्छा, हाँ, AIC से फसल बीमा। फसल बीमा? मतलब मामूली सा प्रीमियम दो और बड़ी चिंता से मुक्ति पाओ। अरे वाह! AIC से अपनी जरूरत अनुसार कोई फसल बीमा चुने, जैसे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। बुआई से लेके कटाई तक प्राकृतिक आपदा से सुरक्षित रहे किसान। भरपाई हो पूरी अगर फसल का हो नुकसान, जब AIC का है साथ दो, ना डर ना फिक्र की बात। एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड। AIC। नमस्कार, आप सभी का स्वागत हेलो किसान में। मैं हूं मुकुल शर्मा। सबसे पहले आप सभी को आज़ादी के इस महापर्व अमृत महोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं। जो यहाँ 75 साल जो हैं वो हो चुके हैं हमारी स्वाधीनता को, और इन 75 वर्षों के अगर सफ़र को हम देखें, कई उपलब्धियां इसमें हमने हासिल की हैं। और अब आज का जो समय है, जब हम अमृत महोत्सव मना रहे हैं, तो जाहिर तौर पर उम्मीदों और उपलब्धियों के साथ एक नए भारत की जो तस्वीर है अब सबके सामने उभरने लगी है। और आज के संबोधन में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने इस बात का जिक्र भी किया कि ना सिर्फ जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान और जय अनुसंधान, जिसके बलबूते आज लगातार अनेकों जो उपलब्धियां हैं वो हमारे सामने हैं, और उनमें से अनेकों उपलब्धियां हम अर्जित भी कर चुके हैं। और ख़ासतौर से इस कार्यक्रम में भी लगातार आपको हम बताते हैं कि किस तरीके से हमारे जो किसान हैं वो आगे बढ़ रहे हैं और इस देश को और मजबूती प्रदान करके ना सिर्फ आर्थिक रूप से सक्षम बना रहे हैं, बल्कि अगर कहा जाए जो विकास की जब गति की बात की जाती है, तो आज जो विकास की रफ्तार है कहीं ना कहीं उसमें बड़ा योगदान हमारे कृषि क्षेत्र और किसानों का भी है। हेलो किसान कार्यक्रम में लगातार आपके लिए अलग अलग विषय हम लेकर हाजिर होते हैं। तो चलिए सबसे पहले हमारे जो आज के विषय रहेंगे उस पर भी हम नजर डाल लेते हैं। आज खासतौर से आपको हम जानकारी देंगे नए बागों के रोपण और उनकी देखभाल को लेकर। साथ ही बात होगी जड़दार सब्जियों की खेती यानी गाजर, मूली, शलजम के बारे में आपको हम जानकारी देंगे। और इन दोनों विषय से संबंधित अगर आप कुछ जानकारी लेना चाहते हैं तो आप हमारे टोल फ्री नंबर हैं, इन्हें नोट कर लीजिए, इन पर आप हमें कॉल कर सकते हैं। नंबर है 1800113060, साथ ही 1800113061। इन दोनों नंबर्स पे आप हमें कॉल कर सकते हैं और आपके सवालों के जवाब देने के लिए, आपकी जानकारी को और बढ़ाने के लिए दो बेहद ही खास मेहमान आज हमारे साथ जुड़े हैं। इनका परिचय आपसे हम करा दें। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर RM शर्मा जी। आप प्रधान वैज्ञानिक हैं फल विज्ञान संभाग के भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा नई दिल्ली में। बहुत बहुत स्वागत आपका डॉक्टर शर्मा। और साथ ही हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर श्रीधर जी। आप डीन हैं उद्यान महाविद्यालय केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय थेंजोल मिजोरम से। बहुत बहुत स्वागत आपका भी डॉक्टर श्रीधर। नमस्कार। तो देखिए, जैसा हमने आपको आज हमारे विषय बताया और जैसा हम आज बात कर रहे हैं, क्योंकि आज मौका है हमारे आज़ादी के अमृत महोत्सव को हम मना रहे हैं देश भर में हर्षोल्लास से जो है वो आप देख सकते हैं। लेकिन जब इसमें योगदान की बात कही जाती है, हमारे जवानों का योगदान है, क्रांतिकारियों का योगदान है, स्वतंत्रता सेनानियों का योगदान है, लेकिन जो किसानों के योगदान की अगर बात की जाए, एक ऐसा योगदान जैसे जवानों का है। आज भी सरहदों पर वो लगातार हम कह सकते हैं उनकी वजह से हम सुरक्षित महसूस करते हैं, और ऐसे ही किसानों की वजह से लगातार उनकी भी कोशिश ये रही है कि हमारे देश में किसी भी तरह का जो संकट है वो ना आए, जब अन्न की खास तौर से बात की जाती है। और आज के समय में बागवानी के क्षेत्र में हम देखते हैं कितना हम जो उपलब्धियां हैं हासिल कर चुके हैं। और ऐसे में डॉक्टर शर्मा, जब नए बागों की हम बात करते हैं या उनकी देखभाल की बात करते हैं, किस तरीके से देखा जाए, जो एक क्षेत्र था या रकबे की हम बात करें बागवानी के, उसमें किस तरीके से इजाफा हाल फिलहाल के करीब अगर हम बात करते हैं 5 से 7 सालों में हमें देखने को मिला है? बिल्कुल, देखिए पिछले 5-7 सालों में
जो है उद्यानिकी फसलें हैं, जिनमें फल, सब्जी और दूसरे मसाले वाली फसलों को अगर हम देखें तो इनका जो कुल उत्पादन है वो खाद्यान्न फसलों से ज़्यादा हुआ है जी। और पिछले वर्ष भी लगभग 329 मिलियन टन का जो उत्पादन था वो उद्यानिकी फसलों का था। और उद्यानिकी फसलें न सिर्फ आय के दृष्टिकोण से बल्कि एम्प्लॉयमेंट, रोजगार की अपार संभावनाएं हैं इसमें जी। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी ये बहुत आवश्यक है। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए हमारे बहुत सारे किसान भाई आगे आ रहे हैं और अब वो चाहते हैं, क्योंकि बागवानी जो है एक ऐसा व्यवसाय है कि बहुत सारी ऐसी ज़मीनें जिनका आप इस्तेमाल व्यावसायिक फसलों के लिए नहीं कर पाते, तो फल वाली फसलें अगर आप उसमें लगा लेते हैं तो निश्चय ही उस जमीन का भी आप बेहतर उपयोग कर पाएंगे और आपको अच्छी आय उससे मिलेगी जी। और आपके स्वास्थ्य के लिए भी बहुत आवश्यक है। बहुत सारे किसान भाई या बहुत सारे लोग गांव में ऐसे हैं जिनके पास ऐसी खेती नहीं है जहां पे वो बाग लगा सकें, तो अगर वो अपने किचन गार्डन में भी एक अमरूद का पौधा या एक आम का पौधा या एक नींबू का पौधा लगा लेते हैं तो जो उनके पारिवारिक जो जरूरतें हैं वो पूरी हो सकती हैं और उन्हें स्वस्थ फल मिल सकता है, जिससे वो अपने स्वास्थ्य को भी मेंटेन कर सकते हैं जी। और अगर बड़े स्तर पर लगाते हैं तो वो व्यावसायिक दृष्टिकोण से भी बहुत फायदेमंद है। तो देखिए, ना सिर्फ स्वास्थ्य के लिए बेहतर बल्कि आर्थिक रूप से भी काफ़ी ये लाभदायक है। इस बारे में और जानकारी आपसे हम लेंगे डॉक्टर शर्मा, लेकिन पहले आइए नजर डाल लेते हैं हमारी इस खास रिपोर्ट पर। कैसे कर सकते हैं, इसके लिए खासतौर से जो हमारे किसान नींबू, लीची की बागवानी करते हैं उनके लिए भी महत्वपूर्ण समय। और इसके साथ साथ अगर बात की जाए, क्योंकि अलग अलग तरह के जो रोग हैं वो जाहिर तौर पर हमारी जो ये फल की फसलें हैं इन पर भी आ सकते हैं। ऐसे में आवश्यकता यही कि लगातार आप निगरानी करते रहें। ऐसे में पहले से लगे बागों की देखरेख भी जरूरी है। नए बागों के रोपण की बात करें तो नींबू, बेर, केला, जामुन, पपीता, अमरूद, कटहल, लीची और आंवला के नए बाग लगाने का काम इस महीने पूरा कर ले। अपने क्षेत्र को ध्यान में रखकर ही अच्छी किस्मों के पौधे लगाए। इसमें नींबू और लीची में गुटी बांधने का उपयुक्त समय होता है। पपीते के पौधों पर फूल आने के समय 2 मिलीलीटर सूक्ष्म तत्वों को 1 लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करें। पनामा विल्ट की रोकथाम के लिए बावस्टीन के 1.5 मिलीग्राम प्रति लीटर पानी के घोल से पौधों के चारों तरफ की मिट्टी पर 20 दिनों के अंतराल से 2 बार छिड़काव कर देना चाहिए। वहीं आम के बागों से फलों की तुड़ाई के बाद रोगी और फालतू शाखाओं की कटाई छटाई करें। रोग और सूखी टहनियों को काटकर अलग कर दे। नए पेड़ों में 500 ग्राम नाइट्रोजन प्रति पेड़ की दर से इस्तेमाल करें। केले में प्रति पौधा 100 ग्राम पोटाश और 55 ग्राम यूरिया पौधे से 50 सेंटीमीटर दूर गोलाई में इस्तेमाल कर हल्की गुड़ाई कर मिट्टी में अच्छी तरह मिला दे। केले के पौधों में पनामा विल्ट की रोकथाम के लिए बावस्टीन के 1.5 मिलीग्राम प्रति लीटर पानी के घोल से पौधों के चारों तरफ की मिट्टी पर 20 दिनों के अंतराल पर 2 बार छिड़काव कर देना चाहिए। किसी भी दवा का छिड़काव कृषि विशेषज्ञों की सलाह से ही करें। तो जाना आपने किस तरह की जो देखभाल है वो आवश्यक हो जाती है इन फलदार वृक्षों की अगर हम बात करते हैं। अब आइए रुक कर लेते हैं डॉक्टर श्रीधर का भी। डॉक्टर श्रीधर, जानना चाहेंगे आपसे, जब हम जड़दार सब्जियों की बात करते हैं आज के समय में जो किसान हैं इनकी जब खेती करते हैं तो कहीं ना कहीं मुनाफे के साथ सीधा जोड़कर देखा जाता है, क्योंकि कभी कभी हम देखते थे पहले जो जड़दार सब्जियां हमें बाजार में नहीं मिलती थी, लेकिन आज के समय में जब देखते हैं तो बाजार में समय से पहले ये नजर आ जाती हैं। कहीं ना कहीं जो किसान है जागरूक हुआ है। और जब खासतौर से हम गाजर, मूली की बात करते हैं, शिलकम की बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए जो किसान है हमारे कृषि वैज्ञानिकों के साथ उनको जो जानकारी देते हैं उसको साझा करते हुए निरंतर आगे बढ़ रहा है। जी डॉक्टर श्रीधर, आगे हैं, बहुत ही आगे हैं जड़दार सब्जियों की खेती करने में। जैसा हम सभी जानते हैं
कि संतुलित भोजन के अंतर्गत जब सब्जियों की बात करते हैं तो उसमें कम से कम 300 ग्राम सब्जियों की आवश्यकता होती है प्रतिदिन के भोजन में, जिसमें कि 100 ग्राम जड़दार सब्जियों का होना आवश्यक बताया जाता है। तो इस जड़दार सब्जियों में गाजर, मूली, सलजम, चुकंदर ये अति महत्वपूर्ण सब्जियां हैं जिनके अंदर बहुत अनेकों प्रकार के विटामिन और एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं जो शरीर के स्वास्थ्य के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। जी बिल्कुल। इनकी खेती इसलिए करना आवश्यक है और हमारे किसान भाई करते भी हैं, और अधिकांश तौर से ये है क्योंकि ये बहुत जल्दी तैयार हो जाती हैं, 1.5 महीने से 2 महीने के अंदर में ही तैयार हो जाती हैं और बाजार में जाकर के इनको पैसा तुरंत मिल जाता है। तो इसलिए जड़दार सब्जियों का महत्व आर्थिक रूप से भी बहुत ज्यादा हमारे किसान भाइयों के लिए है। जी बिल्कुल, और इनकी खेती बेहतर ढंग से हम कैसे कर सकते हैं, इस बारे में और भी जानकारी डॉक्टर श्रीधर आपसे हम लेंगे, लेकिन पहले आइए नजर डाल लेते हैं हमारी इस खास रिपोर्ट पर भी। जड़दार सब्जियों की बुआई करना चाहते हैं तो गाजर, मूली और शलजम की खेती कर सकते हैं। गाजर की बात करें तो इसके लिए बलुई दोमट और दोमट मिट्टी ज्यादा ठीक रहती है। जिस खेत में गाजर बो रहे हो उसमें से पानी निकालने का पूरा प्रबंध होना चाहिए। बोने से पहले खेत की मिट्टी को भुरभुरा बना ले। कतार से कतार के बीच की दूरी 30 सेंटीमीटर यानी 3 हाथ से कुछ ज्यादा और पौध से पौध की दूरी 5 से 10 सेंटीमीटर यानी आधे से 1 हाथ के बीच होनी चाहिए। बोते समय 1 हेक्टेयर जमीन में 30 किलो नाइट्रोजन, 40 किलो फास्फोरस और इतनी ही मात्रा में पोटेशियम खाद दे देनी चाहिए। बुआई के 25 से 30 दिन बाद 15 किलो नाइट्रोजन और दे दे और 45 से 50 दिन बाद भी 15 किलो नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर के हिसाब से दे दे। जब बीज उगाए तो 8 से 10 दिन के अंतराल पर सिंचाई करे। गाजर की पूसा मेघाली, पूसा यमदाग्नि और पूसा वृष्टि की बुआई इस महीने तक कर सकते हैं। ये 40 से 50 दिनों में तैयार हो जाती है। वहीं मूली की खेती मैदानी और पहाड़ी दोनों क्षेत्रों में की जाती है। मैदानी भागों में इसकी बुआई का समय सितंबर से जनवरी तक माना जाता है। वहीं पहाड़ी इलाकों में इसकी बुआई इस महीने तक की जाती है। मूली की फसल के लिए गहरी जुताई की जरूरत होती है। मूली की अच्छी पैदावार लेने के लिए 200 से 250 क्विंटल सड़ी गोबर की खाद खेत की तैयारी करते समय देनी चाहिए। इसी के साथ ही 80 किलो नाइट्रोजन, 50 किलो फास्फोरस और 50 किलो पोटाश तत्व के रूप में प्रति हेक्टेयर इस्तेमाल करना चाहिए। नाइट्रोजन की आधी मात्रा फास्फोरस और पोटाश की पूरी मात्रा बुआई से पहले पर नाइट्रोजन की आधी मात्रा 2 बार में खड़ी फसल में दी जानी चाहिए। किसान मूली की पूसा चेतकी और पूसा देसी किस्मों की बुआई इस महीने कर सकते हैं। वहीं शलजम को वैसे तो सभी तरह की मिट्टी में बोया जा सकता है, लेकिन दोमट मिट्टी सबसे अच्छी होती है। शलजम के खेत से जल निकास की समुचित व्यवस्था जरूरी है। पूसा कंचन, पूसा श्वेता, पंजाब श्वेत, पूसा स्वर्णिमा, पूसा कंचन और स्नोबॉल इसकी प्रमुख किस्में हैं। 1 हेक्टेयर खेत के लिए 3 से 4 किलोग्राम बीज काफी रहते हैं। बुआई से पहले बीज उपचार जरूर करें। बुआई कतारों में करें, लेकिन बरसात के मौसम में मेड़ों पर लगाना ज्यादा अच्छा रहेगा। तो जाना आपने किस तरीके से हमारे जो किसान हैं बेहतर ढंग से जड़दार सब्जियों की खेती कर सकते हैं, लेकिन जानकारी का होना बेहद ज़रूरी। और जिस तरीके से लगातार हम आपको बता रहे हैं कि वो किसान जो बागवानी से जुड़े हैं और जब नए बागों की हम बात करते हैं, और अभी एक उचित समय हम मान सकते हैं डॉक्टर शर्मा, जो हमारे किसान हैं जिन्होंने पहले से तैयारी कर ली होगी, जो हम प्रबंधन के कार्य बताते हैं या पहले की तैयारियाँ बताते हैं, अब क्या एक उचित समय हम मान सकते हैं कि इसमें वो पौधे की रोपाई कर सकते हैं बागवानी के लिए? देखिए, जितने भी सदाबहार फल वृक्ष हैं जी, इनकी रोपाई का ये उत्तम समय है जी, क्योंकि कई तरह के फल वृक्ष हमारे देश में उगाए जाते हैं। जैसे कुछ पहाड़ी फल होते हैं, सेब, नाशपाती, उनको छोड़ के जितने भी सदाबहार फल वृक्ष हैं, जैसे आम है, अमरूद है, लीची है, नींबू वर्गीय फल हैं, कटहल है, जितने भी सदाबहार फल वृक्ष हैं उनका ये उचित समय है लगाने का। और वैसे तो हर बार ये कहा जाता है कि जब भी आप कोई नया बाग लगाना चाह रहे हैं तो उसकी तैयारी हमें जून के महीने से करनी चाहिए, क्योंकि जून में धूप पर्याप्त होती है। तो जब गड्ढे की जो खुदाई है वो लगभग जून के महीने में हमें कर लेनी चाहिए, ताकि सूरज की रोशनी से उस गड्ढे में जितनी भी बीमारियां या कीड़े हैं या उनके अंडे हैं वो सारे समाप्त हो जाते हैं स्वतः ही। और फिर उसमें हम
30 से 40 किलोग्राम अच्छी सड़ी हुई गोबर की खाद मिला के गड्ढे भर देते हैं और उसके बाद जैसे ही बरसात शुरू होती है हम पौधों का रोपण शुरू कर देते हैं। साथ ही साथ एक बहुत आवश्यक बात यह है कि पौध रोपण के वक्त, क्योंकि बागवानी एक लंबे समय तक चलने वाला व्यवसाय है, तो बेहतर होगा कि अगर आपके जो पौधे हैं उनकी उम्र, उनकी गुणवत्ता, उनकी प्रजाति, अगर इन सब चीज़ों को आप पहले से अध्ययन करें, किसी एक्सपर्ट की सलाह लें और वही प्रजाति लगाएं जो आपके क्षेत्र के लिए जिसकी अनुशंसा की गई है। और अगर ये काम आप पहले कर चुके हैं तो अभी अगस्त का महीना तैयार है, तो आप अपना पौधा लाके और पौधे को इस तरह से लाएं कि उसकी जो अर्थवाल, उसके साथ जो मिट्टी लगी होती है वो टूटनी नहीं चाहिए, क्योंकि एक बार अगर उसकी जड़ में हवा लग गई और तो फिर पौधे के चलने की संभावना कम हो जाती है, उसकी मृत्यु दर बढ़ जाती है। तो जब भी आप पौधा लाएं तो सावधानी से लाएं, उसकी पैकिंग ठीक होनी चाहिए। अगर वो पॉली बैग में है तो बहुत अच्छी बात है, और पॉली बैग हटा के उसको बस थोड़ी सी मिट्टी आप गड्ढे में से निकाल के उसको लगाएं और तुरंत उसमें हल्की सी सिंचाई कर दें। और अगर आपने ऐसा नहीं किया हुआ है तो अगस्त में भी ये काम अभी कर सकते हैं कि आप गड्ढा तुरंत खोद के और अच्छी सड़ी हुई गोबर की खाद मिला के उसको भर दें और देख लें कि अगर वहाँ पर दीमक की समस्या है तो अपने गड्ढे को क्लोरपाइरीफॉस नामक दवाई से 2 से 2.5 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर गड्ढे में छिड़काव कर लें। तो अगर उसमें दीमक की समस्या है तो उससे आपको निजात मिल जाएगी। और अगर वहाँ इस बात का ध्यान रखें कि बहुत ज़्यादा नमी पौधे के आसपास नहीं रहनी चाहिए, अन्यथा उसमें बहुत जड़ गलन जैसी बीमारियाँ आ जाती हैं। तो इस वक्त भी समय है, क्योंकि बादल है, थोड़ी थोड़ी बारिश भी लगभग डेली हो रही है, पर्याप्त नमी है वातावरण में, तो पौधों की जो जीवित रहने की दर है वो बढ़ जाएगी अगर आप अभी पौधरोपण करते हैं तो। जी बिल्कुल, देखिए जो इसलिए महत्वपूर्ण होता है जो हमारी पौधरोपण की जो पूरी क्रिया होती है, और इसमें भी कई ऐसी सावधानियां जो हमें बरतनी होंगी, जिनके बारे में अभी डॉक्टर शर्मा हमें यहाँ जानकारी दे रहे थे। डॉक्टर श्रीधर, आपसे भी हम जानना चाहेंगे, सबसे पहले अगर हम गाजर की बात करते हैं तो इसकी बुआई के लिए क्या जो अभी का समय है उचित हम मान सकते हैं? बिल्कुल शर्मा जी, देखिए गाजर की बहुत सारी किस्में हैं आजकल, तो उनका सबका बोने का समय भी काफी निर्धारित है, क्योंकि अगर थोड़ा सा आगे पीछे बुआई करते हैं तो उसके उत्पादन में काफी कमी आ जाती है। तो अभी जैसे अगस्त का महीना चल रहा है, तो मैं आपको बताऊं कि इस समय जुलाई अगस्त हम लोग बोलते हैं, जो पूसा के संस्थान से किस्म निकाली है पूसा वृष्टि, ये बारिश के मौसम के लिए है और इस किस्म को अगस्त तक बुआई कर सकते हैं। अगर आप अगस्त के बाद सोचें तो वैसे ज्यादातर जो गाजर की किस्में हैं, ये कहा जाता है कि जब सर्दियों का आपतन शुरू हो जाता है तब गाजर की बुआई की जाती है। तो इसलिए मध्य सितंबर से बहुत सारी किस्में हैं जिनकी बुआई की जाती है। जी बिल्कुल, कई ऐसी किस्में। इसमें आप किसी का नाम बताना चाहें डॉक्टर श्रीधर, अगर हमारे दर्शकों को? जी हाँ, हमारे किसान भाई बहुत जागरूक हैं, अब जानते हैं कि गाजर में 2 तरह की किस्में होती हैं। एक तो होती है एशियाटिक, या जिसको हम लोग ट्रॉपिकल या थोड़ी गर्मी सह सके उसके लिए किस्में इजाद करते हैं, और दूसरी है जो यूरोपियन टाइप या जो एग्जोटिक, जो बाहर से आई हुई किस्में हैं हमारे देश में, जो ज्यादातर केसरिया रंग वाली होती हैं, ये यूरोपियन टाइप की होती हैं, तो इनकी खेती की जाती है। तो अगर हम एशियाटिक टाइप में बहुत सारी किस्में, जैसे मैंने एक आपको बताया पूसा वृष्टि, उसके अलावा है पूसा मेघाली। पूसा मेघाली से इन सब किस्मों से भी एक सबसे अति उत्तम किस्म पूसा रुधिरा है, जो ये पूसा संस्थान हमारे IRI न्यू दिल्ली से निकाली गई है। इस किस्म को बोने का समय है मध्य सितंबर से अक्टूबर तक। ये बहुत ही उम्दा किस्म है और इसकी बुआई की जाती है। तो देखिए, उन्नत किस्मों का चयन करके हमारे जो किसान हैं अच्छा मुनाफा भी ले सकते हैं, और उसके साथ साथ जैसा हम लगातार आपको बता रहे हैं कि इस देश की जो आर्थिक विकास दर की जब बात की जाती है तो वहाँ भी काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान हमारे कृषि का, और ये पूरी तरीके से योगदान कृषि वैज्ञानिकों का और हमारे किसानों का, तो ये निरंतर जारी रह सकता है। फिलहाल आगे भी हमारी जो जानकारी है वो जारी रहेगी, लेकिन यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। अरे भाई, सुना नहीं क्या? KCC ने किसानों का जिंदगी बदल दिया है। देश के छोटे किसान 1,60,000 रुपए तक का कर्ज बिना किसी गारंटी को ले पाएंगे। ब्याज खोरों से भी पीछा छुटा। मैं तो जैविक खेती का पूरा सामान मंगा लिया, KCC का भी कोई दबाव नहीं है। ब्याज चुकाने के लिए पूरा 1 साल मिलता है। समय पर भुगतान करने पर केवल 4% के सालाना ब्याज पे लोन मिल गया मुझे। अपना आधार कार्ड, लेटेस्ट फोटो और जमीन के कागजात लेके अप्लाई करो बस। और नामांकन भरने के लिए जेब भी ढीली नहीं करनी पड़ी।
चाचा, उधार चुकाने के 24 घंटे के बाद उतने ही पैसे वापस निकाल सकते हैं। केसीसी ने किसानों की जिंदगी वाकई बदल दी है। तो आप भी किसान क्रेडिट कार्ड अपनाएं और सहजता से ऋण पाएं। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत हेलो किसान में। लगातार आपको हम जानकारी दे रहे हैं किस तरीके से आप नए बागों का रोपण और उनकी देखभाल कर सकते हैं और कैसे जोरदार सब्जियां यानी गाजर, मूली, शलजम इनकी खेती करके अच्छा लाभ ले सकते हैं। जो दर्शक हैं ईमेल के जरिए और साथ ही डीडी किसान कॉल सेंटर पर भी अपने सवाल दर्ज कराते हैं। कुछ सवाल हमारे पास यहाँ मौजूद हैं, ये हम ले लेते हैं। हमारे पास पंकज जी का सवाल है अलीगढ़ उत्तर प्रदेश से। ये जानना चाह रहे हैं डॉक्टर शर्मा के अमरूद की कौन सी किस्म जो है वो इनको अच्छा लाभ दे सकती है जिसमें जल्दी फलन हो सके। हाँ, देखिए, अमरूद एक बहुत अच्छी फसल है आय के दृष्टिकोण से, स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से। तो अमरूद जो, और दूसरा ये है कि अमरूद जब आप लगाते हैं तो वो बहुत जल्दी फलक में भी आ जाता है। अगर गुटी से तैयार किया गया पौधा है तो दूसरे साल से आप उससे फल ले सकते हैं। तो अगर आप अलीगढ़ की जलवायु के बारे में अगर जानना चाहते हैं कि हम कौन सी प्रजाति लगाएं, तो उसके लिए अलावा सफ़ेदा और लखनऊ 49 जी, दोनों सफ़ेद गूदे वाली फसलें हैं जिनको आप अपने यहाँ लगा सकते हैं। तीसरी एक प्रजाति है जो लाल गूदे वाली है, ललित जी, जिसको आप अपने यहाँ लगा सकते हैं। और बहुत जल्दी हमारे संस्थान से भी 2 प्रजातियाँ, एक लाल गूदे की, एक सफ़ेद गूदे की रिलीज़ होने वाली हैं, लेकिन वो अगले साल से शायद आपको मिल पाएंगी। लेकिन फिलहाल अगर आप लगाना चाहते हैं तो लखनऊ 49, अलावा सफ़ेदा और ललित, ये तीनों प्रजातियां आप अलीगढ़ में लगा सकते हैं और ये तीनों ही प्रजातियां आपके क्षेत्र के लिए इनकी अनुशंसा की गई है। चलिए, बिल्कुल देखिए, अलग अलग जो किस्में हैं उनकी खेती आप कर सकते हैं और ये बेहद ज़रूरी कि आप क्षेत्र अनुसार जो किस्में हैं, प्रजातियां हैं, उनका चयन करें। डॉक्टर श्रीधर, एक और सवाल हमारे पास है मध्य प्रदेश से, और जो हमारे दर्शक हैं किशन जी, वो जानना चाह रहे हैं कि अगर जो विदेशी गाजर है उसका बीज उन्हें कहाँ से मिल सकता है और क्या अभी उसकी बुआई वो कर सकते हैं? जी देखिए, हमारे जो किसान भाई मध्य प्रदेश से पूछ रहे हैं उनके लिए मैं बता दूं कि जो यूरोपियन सब्जियां गाजर है या जिसको हम लोग एक्जोटिक कहते हैं, इसमें सबसे पहली पुरातन वाली किस्म है 90s। ये आज भी अभी हमारे किसान भाइयों के बीच में प्रचलित है। इसके अलावा मैं उनको और भी बता दूं कि पूसा यमदग्नि ये भी हमारी किस्म है जो कि पुरानी है, थोड़ी हो गई लेकिन अभी भी चल रही है। और जो सबसे नवीनतम प्रजाति है इस क्षेत्र में, पूसा नयन ज्योति, ये 3 किस्में हैं जो यूरोपियन किस्मों में गिनी जा रही हैं, जिनकी बुआई हमारे किसान भाई अक्टूबर से लेके नवंबर तक, दिसंबर, जनवरी तक भी कर सकते हैं अपने लोकेशन के हिसाब से। और जो ये किस्मों का बीज है तो हमारा जो कटराइन का अनुसंधान केंद्र है, भारतीय कृषि अनुसंधान रीजनल केंद्र कटराइन कुल्लू, यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं आप। और जो हमारा राष्ट्रीय बीज निगम है, इनके माध्यम से भी आपको इन किस्मों के बीज की उपलब्धता हो जाएगी। तो आप इसे समय से ले लें, क्योंकि अभी इसकी बुआई का समय है, तो आप इसे लेकर के बुआई के लिए अपनी तैयारी करें। जी बिल्कुल, देखिए अभी आप इसकी बुआई कर सकते हैं। साथ ही यहाँ डॉक्टर शर्मा जानना चाहेंगे आपसे, जिस तरीके से जो हमारे किसान हैं जिन्होंने कुछ समय पहले ही जो रोपाई है कर दी होगी, तो क्या रोपाई के तुरंत बाद भी किसी तरह की जो चुनौती या समस्या पौधे में आ सकती है या किस तरह का जो रोग है उसकी आशंका रहती है? बिल्कुल, देखिए बरसात का समय है, पौधा आपने लगाया है और इस बात का विशेष ध्यान रखें कि बारिश जब हो रही है तो पौधे के आसपास पानी न भरा रहे, तो अच्छा जल निकास जिसकी सबसे ज़्यादा आवश्यकता है पौधा तुरंत लगाने के बाद। दूसरी चीज़ ये है कि जैसे नींबू वर्गीय फल अगर आप बडिंग वाले तरीके से लगा रहे हैं तो बहुत सारे सकर्स जो होते हैं वो जहाँ पे कलम होती है, जहाँ प्योंद लगी होती है, उसके नीचे से बहुत सारे सकर निकलते हैं। जो ध्यान रखना है आपको, उनको आप तुरंत निकाल दें। कोई भी बड़े ड्राफ्टेड प्लांट हो, उसमें जो कलम है उसके नीचे से कोई शाखा नहीं निकलनी चाहिए। तीसरी बात यह है कि खरपतवार, क्योंकि पानी बरसता है, नमी ज़्यादा रहती है, तो बहुत सारे खरपतवार उग जाते हैं, तो उसकी साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें। अगर पौधा कहीं टेढ़ा मेढ़ा बढ़ रहा है तो उसके साथ एक छोटी सी लकड़ी लगा दें ताकि उसकी जो वृद्धि है वो बिल्कुल सीधी रहे। और इसके साथ साथ इस बात का ध्यान रखें क्योंकि जो नए पत्ते निकलते हैं उन पे कुछ डिफोलिएटर्स कीट आते हैं जो पत्ते खाते हैं। तो अगर ऐसा आपको लग रहा है तो आप उस पर उचित पेस्टिसाइड, जैसे अगर पत्ते आप देख रहे हैं कि कटे हुए पत्ते हैं तो आप उस पर क्लोरोपारीफॉस आधा से 1 ml प्रति लीटर पानी में घोल के छिड़काव कर सकते हैं। अगर उसके पत्ते सिकुड़ रहे हैं
तो उस पर आप फ्लोनिकामेड या स्पाइनोसाइड जैसे दूसरे जो पेस्टिसाइड्स हैं उनका आप स्प्रे करें, क्योंकि बहुत सारे कीट और बीमारी भी बरसात में आते हैं। तो इन सारी चीज़ों का आप ध्यान रखेंगे तो सितंबर के बाद जो है जैसे ही थोड़ा सा बारिश कम हो जाएगी तो वो ये चीज़ें अपने आप धीमे धीमे कम हो जाती हैं। लेकिन जब तक बरसात चलेगी तब तक इन सारी बातों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा ताकि पौधे की वृद्धि अच्छी हो। जी बिल्कुल, तो देखिए किस तरीके से जो अच्छी वृद्धि है वो हो सकती है। फिलहाल एक और जो सवाल है वो हमारे पास है यहाँ पर पंजाब से महेश जी का। महेश जी जानना चाह रहे हैं डॉक्टर शर्मा के जो किन्नू इन्होंने लगाया था लेकिन उसमें कभी कभी जो फल है वो झड़ जाते हैं या उतनी बढ़वार नहीं हो पाती है, तो क्या इन्हें जो दूसरा खेत है उसमें करने पड़ेंगे या कुछ और इसके पीछे वजह हो सकती है? नहीं, देखिए फल गिरने की कई वजह है। फल किस स्टेज पर गिर रहे हैं? एक तो जैसे जब फूल खिलता है उसके बाद जब फल सेट करता है तो बहुत सारे फल गिरते हैं, वो तो क्योंकि उतना ज़्यादा सेट वो कर नहीं सकता। तो जो जब बरसात शुरू हो गई, जब उसका साइज अच्छा बन गया तो दो तीन वजह उसकी हो सकती हैं फल गिरने की। कि अगर बरसात के तुरंत बाद फल गिर रहे हैं तो हो सकता है उन पर एंथ्रेक्नोज नाम की एक बीमारी आती है, उसका प्रभाव हुआ हो, तो वो उसका कंट्रोल करें। देखें उस पर काले रंग के अगर धब्बे बन रहे हैं जहाँ फल जुड़ा रहता है उस क्षेत्र से वो शुरू होते हैं। या इसके बाद कई बार ऐसा भी होता है कि फल के जो बीज होते हैं वो खत्म होने लगते हैं। अगर उसकी वजह से फल गिर रहे हैं तो वो जिब्रेलिक एसिड 15 से 20 मिलीग्राम प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर अगर छिड़कते हैं तो वो समस्या उनकी सॉल्व हो जाएगी। थोड़ा सा वो जब और आगे चलते हैं, फल का साइज जब बड़ा हो जाता है तो एक कीट होता है जो उसमें अपने मुंह से एक छेद कर देता है, और जो छेद कर देता है तो वहीं पर उसमें गलन शुरू हो जाती है जिसको हम फ्रूट सकिंग मॉथ भी कहते हैं। तो उसकी वजह से भी फल गिर सकते हैं। तो उनके जो कारण हैं उनके हिसाब से उनका निदान है। अगर उस कीड़े की वजह से गिर रहे हैं तो फिर उसके लिए अच्छा है कि आप जुलाई जैसे ही बारिश शुरू होती है अगर उसमें आप बैगिंग कर देंगे, आजकल बड़े सस्ते से बैग आते हैं जो आप फल को पहना सकते हैं, जिससे क्या है कि उस कीड़े का प्रभाव कम हो जाएगा। अगर उस पर बीमारी आ रही है तो अब आप उस पर कोई कवकनाशी छिड़केंगे। और अगर कोई दूसरी वजह, जैसे मैंने कहा कि जैसे फल गिरे हैं आप उनको काट के देखें, अगर उसमें बीज कम है तो इसका मतलब है कि वो हार्मोन की कमी से गिर रहे हैं, तो उसके लिए आप जिब्रेलिक एसिड का प्रयोग कर सकते हैं। तो ये 3-4 वजह हैं जिनकी वजह से फल गिरते हैं और उसी के अनुसार आपको उसका निदान करना पड़ेगा। चलिए बिल्कुल। साथ ही डॉक्टर श्रीधर एक और सवाल हमारे पास है भूपेंद्र जी का हरियाणा से। ये जानना चाह रहे हैं कि मूली की जो उन्होंने फसल है वो लगाई थी लेकिन खेत में जो पानी है वो भरा है बारिश के बाद से, क्या पानी की निकासी अगर नहीं करेंगे तो कुछ नुकसान उसमें हो सकता है या कितना पानी जो है वो आवश्यक माना जा सकता है? हाँ, देखिए भूपेंद्र जी, आपका जो सवाल है इसमें बरसात का मौसम है, आप तो जागरूक किसान लग रहे हैं इसलिए आप बहुत अगेती मूली की खेती किए हुए हैं, क्योंकि अधिक गर्मी में मूली का थोड़ा सा विकास कम होता है। और आप ये जानते हैं कि इस समय बरसात का मौसम है तो आपको कोशिश ये करनी चाहिए थी कि जो मेड़ों पे लगाते हैं मूली को उसकी खेती करनी चाहिए थी। अगर आपने प्लेन में लगाई हुई है, रेज बेड नहीं बनाया हुआ है, तो ये आपके पानी की समस्या भरने की है। अब आप देखें चूंकि ये जड़दार सब्जियां हैं, जड़ ही विकास होना है, अगर पानी खड़ा रहा खेत में तो जरूर इसको नुकसान पहुंचेगा। इसलिए आपको ये सलाह दे रहा हूं मैं कि जल्द से जल्द उसमें पानी के निकास कर दीजिए जिससे पानी निकल जाए, नहीं तो फिर पत्ते पीले पड़ जाएंगे और जड़ का विकास रुक जाएगा, फिर आपकी फसल मारी जाएगी। जी बिल्कुल। डॉक्टर श्रीधर, ये तो बात हुई कि अगर बारिश का पानी जो है वो खेत में खड़ा रह जाता है, लेकिन जो हमारी बाकी जड़दार सब्जियां हैं, फिर चाहे हम गाजर की बात करें, शलजम की बात करें, चुकंदर भी है, तो यहाँ पर सिंचाई की जो व्यवस्था है वो कैसी रखनी चाहिए किसानों को? देखिए यही है ना, जैसे अभी हमने बताया कि अगर वो मेड़ों पे करते हैं तो बरसात जब जिस इलाके में थोड़ी ज्यादा हो जा रही है, अब उनके खेत में पानी लग जा रहा है, तो उसके लिए निकासी की तो व्यवस्था बिल्कुल करनी है। दूसरी बात, आप कह रहे हैं कि पानी कैसे दें, तो हमारे किसान भाई या तो आप जैसे फ्लड इरिगेशन करते हैं, तो अगर मेड़ों पे बुआई हुई है तो आधे मेड़ पानी भीग जाए, पानी फ्लड इरिगेशन से, तो उनका बहुत ही अच्छा रहेगा। और दूसरी बात, अगर वो ड्रिप इरिगेशन की फैसिलिटी रखे हुए हैं तो ड्रिप से करने से, मेड़ों के ऊपर बुआई करने से जड़ का विकास भी जमीन में नीचे जाएगा, अच्छा होगा, और प्लस उसकी क्वालिटी भी अच्छी बनेगी। तो इस तरह से सिंचाई की व्यवस्था वो कर सकते हैं। जी बिल्कुल। तो देखिए किस तरीके से बेहतर जो सिंचाई की व्यवस्था है वो की जा सकती है। और खासतौर से डॉक्टर शर्मा, जब हम अगर नए बागों की बात करते हैं तो वहाँ भी काफ़ी महत्वपूर्ण कि आवश्यकता से ज़्यादा जो पानी है कहीं ना कहीं नुकसान दे सकता है पौधे को भी। बिल्कुल, ये नए पौधों में ही नहीं, इस बात का आप हमेशा ध्यान रखें कि पौधा नया हो या पुराना हो,
अगर पौधा छोटा है और पानी अगर भर जाता है तो जड़ गलन से वो मर जाएगा जी, या दूसरी समस्याएं, दूसरी बीमारियों से मर सकता है, कॉलर रोड से मर सकता है। तो इसके लिए आवश्यक है कि जब हम पौधा लगाते हैं तो तने के आसपास थोड़ी सी ऊंचाई रखते हैं मिट्टी की, ताकि जो पानी लगे वो जड़ में लगे, ना कि उसके तने को टच करे। और ये बड़े पौधों में भी होता है। खास करके मैं बताना चाहूँगा कि जो हमारे नींबू वर्गीय फल हैं, चाहे वो मौसमी हो, ग्रेप फ्रूट हो, लाइम हो, लेमन हो, जब भी आप सिंचाई करें तो इस बात का ध्यान रखें कि पानी जो सिंचाई का है वो कभी भी तने के संपर्क में नहीं आना चाहिए। ये कोशिश करनी चाहिए, अन्यथा वहाँ से फाइटोप्थोरा या दूसरी तरह की समस्याएं आ सकती हैं। तो अच्छा जल निकास बहुत आवश्यक है। और इसीलिए कहा जाता है कि जब आप नए बाग लगाते हैं तो जो आपकी मिट्टी है वो उसको एक कंडीशनर की तरह से डेवलप करना चाहिए, कि जैसे बहुत भारी मिट्टी है तो आप उसमें थोड़ी सी रेत मिला सकते हैं, ताकि जो पानी है वो ज़्यादा देर तक ना रुके। या जैसे मिट्टी बहुत हल्की है, रेतीली है, तो आप हल्का सा तालाबों की चिकनी मिट्टी या धान के खेतों की मिट्टी थोड़ी मिक्स कर दें, तो उसकी जल धारण क्षमता अच्छी रहेगी और अनावश्यक पानी उसके आसपास नहीं रुकेगा। साथ ही तने के आसपास थोड़ा सा ऊंचा रखें, ताकि पानी जो है सीधा तने के संपर्क में न जाए। जी बिल्कुल, तो देखिए इस बात का ख्याल आपको रखना होगा। एक और सवाल डॉक्टर शर्मा हमारे पास है बिहार से, हरिलाल जी का। ये जानना चाह रहे हैं क्या बिहार में केले की G9 जो किस्म है वो अच्छा उत्पादन इन्हें दे सकती है? देखिए, केले की जो किस्में बिहार के लिए हैं वो चिनिया, मालभोग वगैरह वहाँ की बहुत अच्छी फसलें हैं। और मैं उनको कहना चाहूँगा, क्योंकि बिहार का जो सबौर विश्वविद्यालय है, बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर भागलपुर में है, और वहाँ बनाना की बहुत अच्छी खेती की जाती है। तो अब बेहतर होगा कि आप वहाँ के लिए कौन कौन सी किस्मों की संस्तुति की गई है, तो जो वहाँ का बागवानी जो है विभाग है, आप उनसे संपर्क करें। और अगर कोई नई प्रजाति जिसका ट्रायल, क्योंकि जब भी कोई प्रजाति विकसित होती है तो वो सारे क्षेत्रों के लिए ठीक नहीं होती, तो उसके लिए कुछ अनुसंधान करने पड़ते हैं, लगानी पड़ती है। वो कई जगह पर देखते हैं कि वे प्रजाति वहाँ के लिए ठीक है कि नहीं। तो बेहतर होगा कि अगर आप सबौर कृषि विश्वविद्यालय से संपर्क करेंगे, फल विज्ञान विभाग से, तो आपको अच्छी एडवाइस मिलेगी। अन्यथा चिनिया और मालभोग जैसी फसलें वहाँ पर केले की अच्छी पहले से उगाई जाती है। जी बिल्कुल, देखिए क्योंकि जो काफ़ी सारी उन्नत किस्में रहती हैं, और बेहतर यही कि आपके जो निकटतम कृषि विश्वविद्यालय हैं या कृषि विज्ञान केंद्र हैं, आप वहाँ से भी इस बात की जानकारी ले सकते हैं आपके क्षेत्र विशेष के लिए कौन सा फल और कौन सी उसकी किस्म जो है वो अच्छी रह सकती है। साथ ही डॉक्टर श्रीधर, हमने यहाँ बात की सिंचाई की, लेकिन अगर हम पोषक तत्वों की मात्रा की बात करते हैं, उर्वरक की बात करते हैं, तो क्या स्थिति रहती है हमारी जड़दार सब्जियों में? जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, जड़दार सब्जियां हैं तो इसमें हम लोग 70 से 80 किलोग्राम नाइट्रोजन, 50 किलोग्राम फास्फोरस और करीब 70 से 80 किलो पोटाश की जरूरत पड़ती है। और इसकी जो निर्धारण है ये ज्यादातर भूमि के चयन के ऊपर रहता है। हल्की भूमि है उसमें जल्दी से लीच आउट हो जाती है, भारी भूमि है उसके हिसाब से, और प्लस भूमि की उर्वरता के दशा के ऊपर भी निर्भर करता है। तो हमने ये एक जो संशोधन है, जो उसकी संस्तुतियां हैं उसके हिसाब से बताई हैं। तो जो 40 किलोग्राम नाइट्रोजन, 50 किलोग्राम फास्फोरस और 70 से 80 किलोग्राम पोटाश, ये बिल्कुल बुआई के समय में ही दे देना चाहिए। और जो 40 किलोग्राम नाइट्रोजन बचता है उसको 2 बार में इनको छिड़काव के रूप में इस्तेमाल करना चाहिए। एक तो 30 दिन के बाद और दूसरा फिर 45 दिन के बाद करें, तो इसमें जड़ों का विकास अच्छा होता है और ग्रोथ भी अच्छी होती है। जी बिल्कुल, तो देखिए किस तरीके से जो बढ़वार है वो अच्छी हो सकती है, जड़ों का विकास भी अच्छा होगा। आवश्यकता तो सिर्फ इस जानकारी को जानने की और उसको अपनाने की, जिसके बाद हम कह सकते हैं कि अच्छी फसल जो है, अच्छा उत्पादन जो है वो आपको मिल सकता है। आगे भी आपको हम यहाँ जानकारी देंगे, लेकिन फिलहाल रुक रहे हैं एक और छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होंगे, आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। ये क्या हो रहा है? काशवी, इतने कम मार्क्स? काशू बेटा पढ़ा करो, पढ़ोगी नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगी? मम्मा, मैं भी तो आपसे यही कहना चाहती हूँ, पढ़ा करो। आप पढ़ोगे नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगे? मतलब? वो देखो, सिर्फ बैक पर छपा ऑर्गेनिक नहीं, ऑर्गेनिक का निशान पहचानिए। पीजीएस ऑर्गेनिक का ये लोगो उन किसानों की पहचान है जो आज भी परंपरागत विधि से रसायन मुक्त खेती कर आपके लिए शुद्ध फसल उपजा रहे हैं। अब समझे मम्मा, अगर मैं प्योर ऑर्गेनिक फूड नहीं खाऊंगी तो अच्छे मार्क्स कहाँ से लाऊंगी? अच्छा बच्चों, जैविक खेती की इस मुहिम को आगे बढ़ाइए, शुद्ध ऑर्गेनिक अपनाइए।
अरे 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 क्या कर रहा है? इधर इधर इधर, हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। पुतला बोल रहा है? हाँ, पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है। और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था। पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सब यही डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं। खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत है हेलो किसान में। लगातार आपको हम जानकारी दे रहे हैं नए बागों के रोपण और उनकी देखभाल के बारे में, और साथ ही जड़दार सब्जियों में आप मूली, गाजर और इसके साथ साथ जो चुकंदर की बात की जाए, शलजम की हम बात करें, इनकी खेती आप कैसे कर सकते हैं। दर्शक लगातार हमारे साथ अपने उनके जो सवाल हैं उनको हम यहाँ शामिल कर रहे हैं, साझा कर रहे हैं, जिससे आपको और जो जानकारी है वो मिल सके। साथ ही एक सवाल और हमारे पास है यहाँ पर हरीश जी का, डॉक्टर शर्मा मध्य प्रदेश से इन्होंने ये हमें सवाल भेजा है और जानना चाह रहे हैं कि आम की सघन बागवानी के लिए क्या कोई अलग किस्मों का चयन करना होगा? हाँ, देखिए, एक प्रजाति जो हमारी है आम्रपाली जी, जिसको आप लगा सकते हैं सघन बागवानी में। इसके अलावा मैं एक बात और बताना चाहूँगा कि जो भी प्रजातियाँ पूसा संस्थान से विकसित हुई हैं, जैसे पूसा अरुणिमा है, पूसा सूर्या है, प्रतिभा है, पूसा श्रेष्ठा है, तो इन प्रजातियों को भी हम 6 मीटर बाई 6 मीटर पर इनकी संस्तुति करते हैं। क्योंकि पुरानी प्रजातियां जो थी वो 10 मीटर बाई 10 मीटर पर जहां हम आम लगाते थे, तो आज जो है आप मध्यम सघन बागवानी या सघन बागवानी में, अगर आप सघन बागवानी में जाना चाहते हैं तो आप आम्रपाली लगा सकते हैं, और मध्यम सघन बागवानी में जो प्रतिभा, श्रेष्ठा, लालिमा और अरुणिमा, इन प्रजातियों को भी आप 6 मीटर बाई 6 मीटर पर लगा के ज़्यादा आय कमा सकते हैं। जी बिल्कुल, तो देखिए किस तरीके से जो अधिक आमदनी है वो आपको मिल सकती है। और साथ ही डॉक्टर शर्मा, जब देखभाल की हम बात करते हैं, जो हमारे नए बाग हैं या कुछ पुराने भी हो गए हैं, तो वहाँ पर अभी का जो समय है उसमें किस तरह की देखभाल हमारे किसान कर सकते हैं? देखिए, बाग अगर पुराना है, अगर हम बात करें, ये फल विशिष्ट है, अगर हम नींबू वर्गीय फलों की बात करें, तो इस टाइम जैसा कि हमने कहा कि एक तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि उसमें जो है खरपतवार है उनका नियंत्रण आप प्रभावी तरीके से करें, और जल निकास जो बहुत आवश्यक है जी। अगर ये दोनों काम आप करते हैं तो आपका फल जो है ज़्यादा टिकेगा, फल कम गिरेंगे, क्योंकि जो घास नीचे खड़ी होती है उससे क्या होता है कि उसी में कीड़े रहते हैं और उन्हीं को रात के समय अटैक करता है। जैसे फ्रूट सकिंग माथ की हमने बात की, तो उससे फल आपके ज़्यादा गिरेंगे। दूसरी चीज़ है कि अगर ज़्यादा नमी रहेगी तो वहाँ पे फाइटोप्थोरा नाम की जो फंगस है वो उससे जड़ गलन हो जाती है, उसमें से गोंद निकलने लगता है। तो अभी तो पौधा नहीं मरेगा, लेकिन जैसी बरसात बंद होती है तो उसकी जड़ें कमज़ोर हो जाती हैं, और वो पौधे जो है, अगर आप देख रहे हैं कि उसमें से गोंद निकलने लग गया है, तो उसका उपचार आप तुरंत करें, जिसमें आप रिडोमिल या एलीट नामक दवाइयाँ हैं उनको 2 से 2.5 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर उसकी जड़ में डालें जी। तो खास करके इस वक्त 2 समस्याएं हैं, क्योंकि आम की तोड़ाई हो चुकी है और नींबू वर्गीय फल जो है उन पर फल अभी लगे हुए हैं, तो उनमें आप एक तो खरपतवार नियंत्रण प्रभावी तरीके से करें, और दूसरा जल निकास का विशेष ध्यान रखें। तो ये 2 बातें आजकल बहुत आवश्यक हैं जो किसान भाइयों को याद रखनी चाहिए। बिल्कुल, तो देखिए इन बातों का ख्याल आपको रखना होगा। साथ ही डॉक्टर श्रीधर, आपसे भी हम जानना चाहेंगे, जो हमारी ये जड़दार सब्जियां हैं, क्या इसमें अभी किस तरह का रोग या बीमारी की भी आशंका बनी रहती है? देखिए मुकुल जी, आपने बिल्कुल अच्छा सवाल पूछ लिया है। अभी इस समय जैसा कि आप देख रहे हैं बारिश का मौसम है, तो इसमें कुछ बीमारियां भी लगती हैं और कुछ कीड़ों का भी प्रकोप हो जाता है। तो इसमें अगर आप ध्यान दें तो कुछ पत्तियों में आप देखें, इस समय अगर आप बाजार में मूली खरीदें तो पत्तों के अंदर छोटे छोटे छेद दिखाई देते हैं, उसमें कीड़े लगे रहते हैं जी। और बीमारियों की बात करें तो कभी कभी जड़ गलन वाली रहती है, जड़ में या जड़ों के अंदर भी कीड़े थोड़े थोड़े छेद से नजर आते हैं। एक तो अधिक तापमान की वजह से होता है, दूसरा एक जो मैगट होता है, जो कीड़े जो सुंडी जमीन में रहती है, वो इनमें हल्की हल्की छेद कर देते हैं और जो बाद में
जड़ निकालने के बाद वो काले पड़ जाते हैं, निशान पड़े रहते हैं जड़ के ऊपर, तो वो उससे मार्केट वैल्यू कम हो जाती है और देखने में भी अच्छा नहीं लगता है। तो इनका प्रबंधन जरूरी है। अगर कीड़े जैसे लग रहे हैं तो उसमें अगर हम ये कहें कि अगर फसल तैयार है तो उसमें आप नीम बीज अर्क का जो हम 4% घोल बताते हैं कि उसका एक छिड़काव कर दें, क्योंकि इसकी पत्तियां भी हमारे कंज्यूमर जो उपभोक्ता है वो खाते हैं, तो इसलिए इसके हम दूसरे और जिनकी रेजिडुअल टॉक्सिसिटी होती है उस कीड़ों के दवा के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, इसलिए नीम बीज अर्क की हम संस्तुति देते हैं। दूसरा, जो ये कीड़े अगर जमीन में लग रहे हैं, अगर जिन किसान भाई के उस खेत में ये ज्यादा इनका प्रकोप रहता है तो उसको बुआई के समय से ही इन कीड़ों की रोकथाम के लिए आवश्यकता होती है, क्योंकि मैगट जमीन में ही रहते हैं। तो उसमें जो आपका फिप्रोनिल वगैरह है, ऐसी दवाएं हैं जो बुआई के समय ही खेत में एक बार लगा दें हो जाता है। जी बिल्कुल, तो देखिए इन बातों का ख्याल रखना बेहद और दूसरी जरूरी। बात हम मुकुल जी बताना चाहेंगे जी हाँ बताना चाहेंगे कि गाजर की बात तो हमने ज्यादा कर ली, मूली की बात नहीं की। मूली की जो किस्में हमारे किसान भाई वही सफेद रंग की जानते हैं, ज्यादातर वही देखते हैं और वही खेती की जाती है। लेकिन मैं किसान भाइयों को बताना चाहता हूं कि अगर आप आय ज्यादा कमाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको मूली के अंदर भी विविधता लानी होगी। हमारे भारतीय पूषा कृषि अनुसंधान संस्थान ने बहुत मूली की किस्में विकसित की हैं, उसका अग्रणी योगदान है मूली के विकास में। आप देखेंगे तो हरेक रंग की हैं, आप सफेद वाली ज्यादा देखते हैं, उसके अलावा लाल रंग की, गुलाबी, जामुनी, हर तरीके की, और अंदर से गुलाबी रंग की भी है। पालम हृदय एक किस्म है जो अगर आप काटते हैं बीच से तो अंदर गुलाबी इतना बढ़िया कलर दिखाई देता है कि आपके टेबल पे सलाद के रूप में रखने में ही उसको आपके खाने की इच्छा बलवती हो जाएगी। तो ऐसी ऐसी किस्मों का विकास हुआ है जो हमने नाम लिए हैं ये आपके, और उसकी खेती की जाती है। और जो ज्यादा अभी प्रचलित हमारे किसानों के बीच में है, जैसे जापानीज व्हाइट ही है, यही हमारे किसान भाई ज्यादा उगाते हैं। और उनके पास एक रेड कलर वाली भी होती है, रैपिड रेड वैरायटी, ये भी उगाते हैं। और इसलिए मैं उनको कहूंगा कि अब नई किस्में जो निकाली हैं, पूसा जामुनी, पूसा गुलाबी, पूसा श्वेती और पालम हृदय, ये किस्में हैं जो अगर 5 स्टार होटल्स में भी जाती हैं तो इनकी बहुत ही ज्यादा बहुतायत मांग होगी और वो हमारे किसान भाइयों को अधिक आर्थिक लाभ प्रदान कर सकती हैं। जी बिल्कुल, देखिए अधिक आर्थिक लाभ जो है वो आपको मिल सकता है। फिलहाल एक और सवाल हमारे पास है रघुवीर जी का उत्तराखंड से। डॉक्टर शर्मा, ये जानना चाह रहे हैं कि स्ट्रॉबेरी की खेती का जो उचित समय है वो क्या है? हाँ देखिए, स्ट्रॉबेरी की खेती जो की जाती है वो आप किस जगह करना चाहते हैं उस पर निर्भर करता है जी। क्योंकि अगर हम मैदानी क्षेत्रों की बात करें तो स्ट्रॉबेरी का जो लगाने का समय है वो अक्टूबर का प्रथम सप्ताह, उसके बाद आप जैसे जैसे लेट करते जाएंगे आपकी उपज कम होती जाएगी जी। अगर आप मध्य पहाड़ियों की अगर बात करें तो वहाँ पे भी ये जो है सितंबर अक्टूबर में आप इसको लगा सकते हैं। लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा ठंड वाले स्थानों पे, अगर जैसे अगर हम कश्मीर की बात करेंगे तो वहाँ पे इसका रोपण फरवरी के महीने में। तो ये निर्भर करता है कि आप कहाँ पे स्ट्रॉबेरी का रोपण करना चाहते हैं। तो अगर आप मैदानी क्षेत्रों में कर रहे हैं तो अक्टूबर का महीना सर्वोत्तम है, लेकिन पहला सप्ताह, उसके बाद आप जैसे जैसे लेट करेंगे उसकी उपज जो है कम होती जाएगी। पहाड़ियों पे भी आप सितंबर और अक्टूबर में प्लांटिंग कर सकते हैं, मध्यवर्ती पहाड़ियों पे जी। तो ये उसका सही समय है लगाने का, क्योंकि स्ट्रॉबेरी लगाते वक्त इस बात का ध्यान रहे क्योंकि इसमें अगर आप समय से ज़्यादा लेट करते हैं तो पौधे की वृद्धि उतनी अच्छी नहीं हो पाती, क्योंकि फूल इसका सर्दियों में खिलने लगता है। तो पौधे का विकास अगर अच्छा नहीं हो पाएगा अगर आप ज़्यादा लेट प्लांटिंग करेंगे तो स्वतः ही उस पर फूल कम आएंगे और उसका उत्पादन भी कम रहेगा। जी, तो देखिए उत्पादन कम मिल सकता है, इसलिए समय का आपको ख्याल रखना होगा। और उसके साथ साथ जो क्षेत्र है आपका, किस तरह की जलवायु वहाँ पर है, इस बात पर भी ये निर्भर करता है। साथ ही डॉक्टर शर्मा, जिस तरीके से आपने बताया नींबू वर्गीय अगर फलों की हम बात करते हैं, वहाँ भी कभी कभी किसान की उम्मीद ये भी रहती है कि जो सिट्रस फ्रूट है, क्योंकि तो इसमें जो रस है वो ज़्यादा बन सके, मुनाफा उनका ज़्यादा बढ़ सके, या जो फल का आकार है उतना नहीं बन पाता, तो इनके लिए क्या कौन सी ऐसी हमारे जो प्रबंधन कार्य हैं वो हैं? देखिए, पौधे जो नींबू वर्गीय फल हैं ये जूस के लिए लगाए जाते हैं जी। और जूस का सीधा संबंध होता है पानी से कि उसमें सूखा नहीं पड़ना चाहिए। अगर सूखा पड़ जाएगा तो क्या होता है कि पत्तियां जो है फल से रस चूस लेती हैं। तो फल के पास जूस है तो वो पानी चूस लेंगी, तो उसमें उसे क्या होगा कि जो फलों में जो रस है उसकी मात्रा कम हो जाएगी और फल की गुणवत्ता खराब हो जाएगी। तो सबसे अच्छी बात यह है कि पर्याप्त नमी, अधिक नहीं होनी चाहिए लेकिन पर्याप्त नमी खेत में रहनी चाहिए। अगर सूखा पड़ जाएगा तो उसमें रस की मात्रा कम हो जाएगी और फल की गुणवत्ता भी खराब हो जाएगी।
जी बिल्कुल, देखिए किस तरीके से जो गुणवत्ता है वो प्रभावित हो जाती है। फिलहाल एक सवाल है नंद किशोर जी का हरियाणा से। ये डॉक्टर RM शर्मा जानना चाह रहे हैं कि जो अमरूद के पास कुछ पौधे हैं, पेड़ लगे हुए हैं और उस पर फल ना आए, इसलिए इन्होंने इस बार जो पानी है वो उनको नहीं दिया, लेकिन फूल फिर भी उस पर शायद इनको नजर आ रहे हैं, तो क्या किया जाए? देखिए, अमरूद की उत्तर भारत में 2 फसलें आती हैं। एक फसल तो वो होती है जो अप्रैल मई में फूल खिलते हैं और उनकी फसल जो है जुलाई अगस्त में आती है जी। तो ये संस्तुति की गई है वैज्ञानिकों द्वारा कि आप उत्तर भारत में के जो मैदानी क्षेत्र हैं वहाँ पे आप जो रेनी सीजन क्रॉप है, जुलाई अगस्त की फसल है, उसको आप ना लें जी, क्योंकि आजकल कीड़े का प्रकोप बहुत ज़्यादा होता है और उसकी फल की जो गुणवत्ता होती है ज़्यादा बारिश की वजह से फल उतना मीठा नहीं होता। तो ये 2 वजह हैं। और एक बार जब आप बरसात की फसल लेते हैं तो उसमें जब कीड़ा आ जाता है तो वही फल नीचे गिरते रहते हैं और बहुत सारे कीड़े वहाँ डेवलप हो जाते हैं आगे के लिए भी। तो हम ये कहते हैं कि अप्रैल मई के महीने में आप उसकी जो सिंचाई है वो रोक दें ताकि जो फूल खिल रहे हैं वो टूट के अपने आप सूख के गिर जाएं। जी, और जैसे ही जुलाई आरंभ होती है तो जुलाई के महीने में हम उसमें जो फर्टिलाइजर है उसमें जो खाद्य तत्व उसको जुलाई में आप दें और जुलाई के बाद जो फूल खिलेंगे वो उनकी उपज आपको अक्टूबर नवंबर तक मिलेगी और उन फलों की गुणवत्ता बहुत अच्छी होगी और जो उपज है आपको वो भी ज़्यादा मिलेगी। तो ये 2 समय हैं, तो आप इस बात का ध्यान रखें कि जुलाई के बाद अगर उसमें फूल खिलेंगे तो उनके जो फल खिलेंगे उनकी गुणवत्ता, उनका साइज और उनकी मिठास बहुत अच्छी होगी। जी बिल्कुल। साथ ही डॉक्टर श्रीधर यहाँ आपसे भी जानकारी लेना चाहेंगे। गाजर और मूली की हमने बात की और खासतौर से शलजम की अगर बात की जाए तो किस तरह का इसका जो महत्व है वो हम समझ सकते हैं, ना सिर्फ स्वास्थ्य के लिए बल्कि किसान जो इसकी खेती करता है वो कैसे अपने जो मुनाफा है इसके जरिए बढ़ा सकते हैं? जी हाँ, सलजम खेती हमारे उत्तर भारत के मैदानी क्षेत्रों में बहुत की जाती है जी। और सलजम जैसा कि जानते हैं ये हमारे क्रूसीफेरी फैमिली का पौधा है और इसके अंदर एक तत्व होता है सल्फोराफेन जो कि कैंसर की रोकथाम में भी इसका उपयोग होता है। तो इसके अंदर पाया जाता है और ये जाड़े के समय में ज़्यादा इसकी उपलब्धता होती है और इसमें भी कई तरह की किस्में हैं, जैसे कि इनकी बुआई अगर आप देखें तो कुछ एशियाटिक और यूरोपियन, जैसा मैंने गाजर के और मूली में भी बात की है, इसी तरीके सलजम में भी हैं। तो जो अगस्त से लेके अक्टूबर तक जो किस्में हैं बुआई के लिए जो अच्छी पाई गई हैं, इसमें भी है पूसा श्वेती और पूसा कंचन। इसको अगस्त से अक्टूबर तक बिजाई की सकते हैं और अक्टूबर से लेके दिसंबर तक जिसकी बिजाई की जानी है उसमें है पूसा चंद्रिमा, पूसा स्वर्णिमा और पूसा स्नोबॉल और गोल्डन बॉल। ये 3-4 किस्में हैं जो कि जाड़े की ऋतु के लिए बहुत ही अच्छी हैं और उस समय अगर इनकी फसल जब मार्केट में आती है तो बहुत ही अच्छा उत्पादन मिलता है। तो जैसे मैंने आपको किस्म विशेष की थोड़ी सी बात कर दूं, पूसा स्वर्णिमा है, जैसे कि आप बिल्कुल इसका जो स्किन का कलर है, इसके छिलके की कलर है, ये बिल्कुल गोल्डन कलर की होती है, इसीलिए इसका नाम दिया है पूसा स्वर्णिमा। लेकिन जब इसको काट के देखेंगे अंदर इसके फ्लैश कलर तो ये होता है सफेद, इसका गूदे का कलर। दूसरी है जो ऐसे पूसा चंद्रिमा, ये बिल्कुल सफेद जैसे बर्फ के आकार की होती है और बिल्कुल बॉल जो इसका होता है ना लट्टू के आकार का बड़ा साइज का बनता है और बाहर और अंदर दोनों ही सफेद इसके छिलके भी होते हैं और गूदे भी सफेद होते हैं। तो और जो स्नोबॉल है, नाम ही स्नोबॉल, बर्फ की तरह इसका भी बाल बनता है, गूदे बनते रहे दोनों। तो ये जो किस्में हैं बहुत ही अच्छी हैं जिनकी बिजाई अक्टूबर से लेके दिसंबर तक कर सकते हैं हमारे किसान भाई। और इसके जो बीज की जरूरत होती है 3 से 4 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर बीज की आवश्यकता पड़ती है। जी तो बिल्कुल देखिए अच्छे किस्म और उसमें बीज दर की जानकारी डॉक्टर श्रीधर ने हमें याद दी और भी जानकारी जो है हमारे विशेषज्ञ आपके साथ साझा करेंगे। लेकिन हम यहाँ रुकने एक और छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। अरे वाह भैया, अकेले अकेले। अरे तू भी ले, पर खाएगा कैसे? मैं ऑर्गेनिक खेती की बात कर रहा रे बेटे। अकेले अकेले खेती कब तक करेगा? मतलब गांव में 20-25 किसानों का समूह बना के पंजीकरण करवा ले, फिर सरकारी ट्रेनिंग भी मिलेगी और मुफ्त जैविक बीज खाद भी। फिर पीजीएस ऑर्गेनिक की सरकारी मोहर के साथ तेरी उपज आकर्षक पैक में पहुंचेगी बड़े बाजार तक। अच्छा हाँ। अरे भाई कहाँ चल दिया? सबको साथ लाने, आमदनी बढ़ाने। तो किसान भाई समझ गए ना, साथ मिलकर ऑर्गेनिक खेती कीजिए, अपनी परंपरा को आगे बढ़ाइए, ज्यादा मुनाफा कमाइए। माटी से प्रेम की परंपरा है,
परंपरागत खेती। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ क्यों, क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। ऐसा क्या? हाँ अब तो ज्यादा लाइनें और खास तकनीक के कारण खेती के माहिरों से तुरंत बात हो जाती है। और अगर कभी लाइन व्यस्त हो तो अपनी समस्या फोन पर रिकॉर्ड करा दो, वहाँ से फोन आ जाता है और समस्या की हल का मैसेज भी आ जाता है। ये देखो आ गया। अरे वाह, इसका मतलब इंतजार की घड़ी अब खत्म। हाँ। तभी मैं सोचूं कि आजकल मुझ पर इतना प्यार क्यों आ रहा है। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत हेलो किसान में। लगातार आपको हम जानकारी दे रहे हैं नए बागों के रोपण और उनकी देखभाल के बारे में, साथ ही जड़दार सब्जियों की खेती आप कैसे कर सकते हैं। यहाँ डॉक्टर आर एम शर्मा महत्वपूर्ण जानकारी अभी तक आपने दी। ब्रेक पे जाने से पहले भी अलग अलग फलों के बारे में, जो किसान फलों की बागवानी करते हैं या खेती करते हैं, खासतौर से एक डर भी बना रहता है कि जो फलन है वो कैसा होगा, जिन्होंने नए बाग लगाए हैं। तो इसके लिए कुछ सावधानी आप उनको बताना चाहेंगे जब भी चयन किया जाता है या पौध की बात की जाती है? देखिए, मैंने शुरुआत में भी कहा कि बागवानी जो है लंबे समय तक चलने वाला व्यवसाय है जी। अगर आप गलत पौधा लगा जाते हैं तो उसका खामियाजा 30, 40, 50 साल तक आपको भुगतना पड़ सकता है। तो एक सबसे आवश्यक बात यह है कि आप जो पौधा लें वो उसी प्रजाति का लें जो प्रजाति आपके क्षेत्र के लिए उचित हो और विश्वसनीय जगह से लें। चाहे आप सरकारी संस्थान से लें या प्रमाणित नर्सरी से लें, लेकिन वही प्रजाति लें जिसकी आपको जरूरत है। पौधे की उम्र बहुत आवश्यक है। जनरली हम ये कहते हैं कि पौधा जो है 1 साल से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। पौधा स्वस्थ होना चाहिए, कम से कम उसकी 35 से 40 सेंटीमीटर उसकी ऊंचाई होनी, क्योंकि इसके स्टैंडर्ड्स जो है राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड जो कि नर्सरी एक्रेडिशन में इन्वॉल्व हैं वो लोग, उन्होंने उनके सारे स्टैंडर्ड्स बनाए हुए हैं। तो अगर आपका पौधा स्वस्थ है, सही उम्र का है, सही प्रजाति का है, तो वो निश्चय ही आपको बढ़िया उपज देगा। इसके अलावा जो हमारी मैनेजमेंट प्रॉब्लम है वो बहुत आवश्यक है, क्योंकि जब आपने एक बार अच्छी प्रजाति का पौधा खेत में लगा दिया और अगर आपने उसकी केयर ठीक तरह से नहीं की, उसका रखरखाव ठीक अपने नहीं रखा, उसमें खाद्य तत्व सही तरीके से पहुंच रहे हैं कि नहीं पहुंच रहे, कोई अगर उसमें डेफिशिएंसी है किसी खाद्य तत्व की, तो आप उसको दें। और तो सही पोषण प्रबंधन और जल प्रबंधन और अच्छी क्वालिटी का पौधा, ये 3 बातें बहुत आवश्यक हैं। अगर आप इन तीनों बातों का ध्यान रखते हैं तो निश्चय ही आपका पौधा आपको वांछित आय देगा, वांछित उपज देगा और वांछित क्वालिटी का फल भी देगा। जी बिल्कुल। साथ ही डॉक्टर श्रीधर आपसे भी जानना चाहेंगे और किस तरह की सावधानी हमारे किसानों को रखनी चाहिए जब जड़दार सब्जियों की खेती करते हैं और उसका अच्छा उत्पादन वो लेना चाहते हैं। तो देखिए हमारे किसान भाई, आप जब जड़दार सब्जियों की बात करते हैं, वैसे तो ये सब्जियां आप चाहें तो ऑर्गेनिक खेती के रूप में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि इनमें बहुत ज़्यादा रोग और कीट का प्रकोप नहीं लगता है, तो आप उसमें इसके प्रबंधन के लिए ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं। लेकिन कभी कभी अगर आपके इलाके में जहाँ भी कुछ हो जाता है, अगर कीड़ों का प्रकोप या रोग बढ़ते हैं, तो उसके व्यवस्था की जरूरत होती है। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि जहाँ तक संभव हो हमारे किसान भाई इन जड़दार सब्जियों की खेती मेड़ों पे करें, तो चाहे वो किसी मौसम में हो, बारिश ज़्यादा हो जाए तो भी कोई नुकसान नहीं होगा, पानी नाली के द्वारा बाहर निकल जाएगा। और दूसरा जो जड़ों का विकास होगा, क्योंकि आजकल जो खेती है ज्यादातर कल्टीवेटर से जुताई करते हैं हमारे मैदानी क्षेत्रों में, तो जो नीचे की मिट्टी हार्ड रह जाती है। तो जब अगर हमारे जैसे मूली है, गाजर है, इनकी जड़ों को नीचे जाना पड़ता है और नीचे नहीं जा पाते हैं, तो ये जमीन से ऊपर आते हैं, तो इनका जहाँ पत्ती का विकास होता है वहां पे हरे रंग के ये भाग बनने लगते हैं, क्योंकि सूरज की रोशनी से इनका जब रिएक्शन हो जाता है तो वहाँ सीनी ग्रीन पैदा हो जाता है, जिसका कड़वा इसलिए आवश्यक भी कि मेड़ पे अगर हमारे किसान की खेती करें और मिट्टी चढ़ाएं जिससे जड़ बिल्कुल ढकी रहे। चलिए बिल्कुल डॉक्टर श्रीधर, इतनी महत्वपूर्ण जानकारी आपने हमारे दर्शकों के साथ साझा की, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। धन्यवाद। जी, साथ ही यहाँ डॉक्टर शर्मा आपसे भी जानना चाहेंगे, आखिर में जो हमारे किसान हैं लगातार अलग अलग फलों की खेती करते हैं, उनसे जुड़ते हैं और इस बारे में आपने भी उन्हें इतनी महत्वपूर्ण जानकारी आज इस कार्यक्रम के माध्यम से दी, इसके लिए आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।
तो जाना आपने किस तरीके से हमारे जो किसान हैं नए बागों का रोपण कर सकते हैं, देखभाल कर सकते हैं और साथ ही जड़दार सब्जियों की खेती करके अच्छा लाभ ले सकते हैं। अब चलिए हमारे जो विषय रहेंगे कल के, उनके बारे में आपको जानकारी दे दें, जिससे पहले से ही आप अपने जो सवाल हैं उनको तैयार कर सकें। कल खासतौर से हम बात करेंगे मोटे अनाज के खाद्य प्रसंस्करण की और आपको जानकारी देंगे बासमती चावल के निर्यात की। साथ ही आप अपना कोई सवाल या सुझाव हम तक पहुंचाना चाहते हैं तो आप हमारी ईमेल आईडी नोट कर लीजिए। हमारी ईमेल आईडी है hellokisan2015@gmail.com। फेसबुक के माध्यम से भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। इसके लिए फेसबुक पर जाकर हिंदी में टाइप करें हेलो किसान और यहाँ भी आप अपना सवाल या सुझाव लिखकर छोड़ सकते हैं। साथ ही डीडी किसान कॉल सेंटर का नंबर आप सभी को याद होगा, याद नहीं है तो ये नंबर नोट कर लीजिए। नंबर है 1800113060। सोमवार से शनिवार सुबह 6 से रात के 10 बजे तक लाइन्स खुली हैं। इस पर भी आप अपना सवाल दर्ज करा सकते हैं। और आपको बताते हैं, ये सारी जानकारी आप देख सकते हैं डीडी किसान के यूट्यूब चैनल पर भी। इसके लिए आपकी टीवी स्क्रीन पर जो QR कोड दिखाया जा रहा है इसे आप स्कैन करें। इसके बाद ये सारी जानकारी यूट्यूब के माध्यम से आपको मिल सकेगी कभी भी कहीं भी। फिलहाल आज के लिए हेलो किसान में बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। लहलहा